एवरीवन, वेलकम है आपका फिर एक बार होम साइंस विद चार्ली में। और आज संडे है तो संडे की इस वीडियो में आपका संडे की हुई इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बताइए कैसा है संडे आप लोगों का। सुबह से आप लोग बढ़िया चिल कर रहे होंगे। आराम और चिल करना ही चाहिए, ये भी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, क्योंकि इंसान को आराम, व्यायाम और मनोरंजन सब कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, और बताइए आप लोग का हालचाल कैसा है, तैयारी कैसी चल रही है। तो अभी फिर से हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 54 है। और ये वीडियो आप लोग देखेंगे, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके नेट के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग देखते हैं हम लोग फटाफट। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन कर लिया था, अब आज का जो 60 रिमेनिंग बचा है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये हम आगे देखते हैं। हमारा सवाल आता है, सवाल से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं जो हमेशा हम लोग देखते हैं। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रह गया है शाम हो चुकी है। तो देखिए, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमें क्या करना है, जो लोग भी ट्राई करेंगे उनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। और देखिए, कोशिश इंसान को हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जब आप कोशिश करते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक, आप ये कह सकते हो कि हमेशा एक मोटिवेशन और एक नयापन है ना, हमेशा आपके पूरी पर्सनालिटी में रहेगा। और हमेशा ऐसा भी आपको अंदर से लगेगा कि आप हमेशा कुछ करने के लिए या कुछ सीखने के लिए हमेशा रेडी हैं। हमेशा खुद को रखिए कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ भी नई, कोई भी नई चीज़ अगर आपको जो है अडॉप्ट करनी है, तो उसके लिए आप हमेशा खुद को रेडी रखिए और हमेशा कोशिश करने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ, अगर मैं ये कर रहा हूँ या ये मैं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ होनी होनी है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल तरीके से मत देखिए। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि क्या कहते हैं, रिजल्ट आया है पीसीएस का, कितना बढ़िया, देखा जाए तो कितना फंटास्टिक रिजल्ट आया है और कितना फंटास्टिक परफॉर्म किया है लड़कियों ने। ठीक है, सोचिए टॉप 10 में पूरी 8 लड़कियां हैं। जितनी भी लड़कियां भाई पीसीएस का रिजल्ट आया है, अगर उसमें से आपके कोई भी रिलेटिव रहे हो या कुछ रहे हो, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग भी देखिए, मोटिवेट होइए, है ना, क्योंकि दूसरों का रिजल्ट देख करके और दूसरों की प्रोग्रेस देख करके भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का, खुद को मोटिवेट करने का और मोटिवेट रखने का। तो सोचिए, जो वो लोग इतने बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, बढ़िया पूरे यूपी में टॉप 10 में आ रही हैं और इतना बढ़िया एक पद लिया है उन लोगों ने, तो हम लोग भी उसको देख करके मोटिवेट होंगे और हम लोग भी कुछ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश हमेशा करती रहनी है। चलिए आते हैं अपने सवाल पे हम लोग। आसान आसान क्वेश्चन है। तो वृद्धावस्था में आपको पता है, ओल्ड एज में जो है, निम्न में से क्या आवश्यक होता है। कम कैलोरी का उपयोग करना चाहिए, अधिक प्रोटीन का उपयोग, अधिक वसा का, या फिर अधिक विटामिन का उपयोग। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, एक सेकेंड, आंसर जो सही होगा वो होगा आपका ए, यानी कि कम कैलोरी का उपयोग। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब इंसान बुजुर्ग हो जाएगा तो उसको क्या होगा, कम कैलोरी का थोड़ा सा किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो क्या कहते हैं, जो बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य का शरीर जो उतना काम भी नहीं करता है, तो जब काम उतना नहीं करेगा तो उसको कम कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, कम कैलोरी की भी और कम वसा की भी। ठीक है, फिर दूसरा है कि गर्भावस्था में शरीर में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है। प्रेगनेंसी में जो है बॉडी में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी वृद्धि हो जाती है। तो रक्त है, जल है, यूरिया है, या एसिड है। तो जो आपका एसिड है, यानी अम्ल, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं डी, ये अम्ल की मात्रा जो होती है बॉडी में वो बढ़ जाती है। ठीक है, एसिडिटी वगैरह कितनी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इस वजह से आपका ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की उचित मात्रा लेनी चाहिए। 1 सेकेंड। तो जो आपका गर्भावस्था है, उसमें क्या थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपका है, उसके निर्माण के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा मिनरल है जिसको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। नियासिन है, आयरन है, आयोडीन है, फॉलिक एसिड है। तो थायरॉक्सिन से आपको याद आ गया होगा। ठीक है, जो है आपका थायरॉक्सिन है, टीएसएच है, ये सब जितने भी हार्मोन होते हैं किससे रिलेटेड है, आपके थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड हमारा किससे रिलेटेड है, आयोडीन। तो आयोडीन की उचित मात्रा लेने पर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का अच्छे से निर्माण होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी बच्चे के अंदर कोई क्रेटिनिज्म है, इन सब चीज़ों की बीमारियां, कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी और ग्वाइटर की भी कोई समस्या नहीं होगी लेडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध की मात्रा प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से नहीं है, कि जो मिल्क का अमाउंट है वो उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, नहीं आएगा तो आपको सर्कल बना लेना तुरंत उसके ऊपर। तो स्वास्थ्य है, आयु है, पोषण है, व्यवसाय है। दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाली जो बात नहीं होगी वो कौन सी होगी, व्यवसाय।
कौन सा, मतलब जो लेडी है वो कौन सा जॉब कर रही है, इससे उसके मिल्क सिक्रीशन का जो अमाउंट है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी उसकी जो एज है, उसका हेल्थ है, कैसा वो न्यूट्रिशन ले रही है ना, ये सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी कि कितना अमाउंट ऑफ मिल्क उनके सिक्रीशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चाय में पाया जाता है थियोफाइटिन है, टैनिन है, कैफीन है या उपयुक्त सभी है। तो चाय में आपकी ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ये आप पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। टैनिन की मात्रा भी पाई जाती है, कैफीन भी होता है, थियोफाइटिन भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। यहाँ पर आपका बी समूह हो जाएगा। ठीक है। बी समूह के जितने विटामिन होते हैं आपके, स्पेशली विटामिन B1, वो जो है आपका नष्ट हो जाता है काफ़ी मात्रा में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए या अस्थि निर्माण के लिए, रक्त निर्माण के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए। इसमें जो आपका फीटस होता है यानी कि गर्भस्थ शिशु होता है, उसके विकास के लिए प्रोटीन की जो आपकी आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इस टाइम का जो आरडीए आया हुआ है उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गर्भावस्था में कितने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। ठीक है। अगर आपको याद है, और अगर आप नहीं पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप कमेंट में करिए या मत करिए। ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, ये 2 बार हो गया है। नेक्स्ट है, रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी कब हो जाती है। स्वस्थ स्थिति में, ऑपरेशन की स्थिति में, या सामान्य स्थिति में, या उपयुक्त सभी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन की स्थिति में जो है पौष्टिक तत्वों में कमी जो हो जाती है। ठीक है, जब ऑपरेशन होता है किसी का। नेक्स्ट है, किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से शोषण नहीं हो पाता है। तपेदिक यानी आपका ट्यूबरक्लोसिस है, या निमोनिया है, या खसरा यानी मीजल्स है, या आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से शोषण नहीं हो पाता है वो किस में हो पाता है, आपके मधुमेह में। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञ के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है। रोगी से बात करना। आहार विशेषज्ञ मतलब जो आपके आहार के बारे में बताएंगे, जिसको आप डाइटिशियन कह सकते हो। रोगी को प्रोत्साहित करना, रोगी की विचारधाराओं का सम्मान करना, उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, उनके लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। जो डाइटिशियन है वो आपके पेशेंट के बारे में उसको अच्छे से बात करना चाहिए, उसको अच्छा खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो विचारधारा है भोजन को लेकर के, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तब उसको पूरा डाइट प्लान एक बना करके देना चाहिए। ठीक है। फिर है, सामान्य आहार दिया जा सकता है। पेप्टिक रोगी को, पेप्टिक का मतलब यहाँ पर वही पेप्टिक अल्सर है। ठीक है। फिर अल्सर के रोगी को, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी न होने पर, या पाचन तंत्र रोगी को। तीनों इसमें देखिए रोगी हैं। जो आपका सी है वो, उसमें कोई रोग नहीं है, इस वजह से आप इनको एक सामान्य भोजन दे सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है, निम्न में तरल आहार का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तरल आहार का कौन सा टाइप नहीं है। पूर्ण तरल आहार है, ठोस आहार है, अर्ध तरल आहार है, या सीमित द्रव आहार है। तो इसमें जो नहीं की बात कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पर है जो आपका ठोस आहार हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ठीक है। एक सेकंड, बी वाला आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा कि गेहूं में कितनी प्रोटीन होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 3 से 5%, 9 से 12, या 13 से 15, या 20 से 25। तो जाहिर सी बात है 9 से 12%। ठीक है। 20 से 25% प्रोटीन आपके पल्सेज में पाया जाता है। जो आपकी पल्सेज एंड लेग्यूम्स यानी कि दालें और फलियां होती हैं, उनमें जो है 20 से 22 या 20 से 25% प्रोटीन का आपका रेशियो दिखेगा। नेक्स्ट है, धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन वसा, कैल्शियम फॉस्फेट, थायमिन, या विटामिन ए। तो जो आपका थायमिन है वो आपका क्या है, विटामिन B1 है। ठीक है। यही नष्ट हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निटिंग कितने प्रकार की होती है। 3, 5, 2, 4। तो जो आपकी निटिंग होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है। जिसको हम लोग वेल्स एंड कोर्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो आपकी इस तरीके से वर्टिकली लाइन चलती है निटिंग की, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते हैं हम लोग वेल्स बोलते हैं। और जो आपकी ऐसे ऐसे करके चलती है, हॉरिजॉन्टल चलती, इसको हम लोग कोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी निटिंग के प्रकार हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एफपीओ किस वर्ष में पारित हुआ। 1954, 1960, 1950, 1962। तो आपको ये पता है कि 1954 में एफपीओ आया था आपका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं। टॉडलर कहते हैं, शैशव कहते हैं, टीन आयु कहते हैं, या पीयर कहते हैं। शैशव का मतलब आपका इन्फेंट। ठीक है। तो इसको जो 8 से 12 माह के बच्चे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड का आदर्श आकार है आपका। तो आपका क्या कहते हैं, जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सीधे आंसर पे आते हैं, इसमें आपका 10 × 12 इंचेज हो जाएगा। ठीक है। 10 × 12 इंच का होना चाहिए जो फ्लैश कार्ड बनता है, उसका जो है चार्ट बनेगा। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, एक दिन मैं क्लास ले आऊँगी आप लोगों के लिए। मेरे पास एक बुक मिली, उसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है कि फ्लैश कार्ड जितने भी ये क्या बोलते हैं मीडियम होते हैं, संचार वाले जितने भी हैं,
ऑडियो विजुअल एड्स हैं जितने भी हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले मीडिया वाले जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हैं, उसके बारे में उनमें बड़ा अच्छा दिया हुआ, बड़ा सटीक दिया हुआ है। तो उसकी वीडियो मैं एक दिन लेकर के आऊँगी, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी बट उसमें विद पिक्चर दिया हुआ, बड़ा अच्छा दिया हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भारत में बच्चों के दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए में, विटामिन ई में या विटामिन बी, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं उनमें दूध में डाल करके दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि परिवार लैटिन भाषा के फैमिलोस शब्द से बना है जिसका अर्थ है सदस्य, समूह, सेवक, संस्था। तो ये जो शब्द बना है आपका फैमिलोस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है, सेवक। क्या है, सेवक, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताना ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मुख्य स्रोत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी तो वैसे आपको वसा से ज़्यादा मिलती है, लेकिन मुख्य स्रोत की बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट। हम अपने भोजन में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट पर डे लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट सही होगा आपका। नेक्स्ट है ग्रसनी, यानी कि जो फेरिंग्स है आपकी, तो ग्रसनी के दोनों ओर एक एक गिल्टी होती है जिसे कहते हैं कंठच्छद्र, कंठच्छद कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों ओर गिल्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, टॉन्सिल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रास नली की लंबाई है आपकी, तो ग्रास नली की लंबाई आपकी 27.5 सेंटीमीटर या 22.5 या 20.5 या 30.5। इसमें जो लंबाई है आपकी ग्रास नली की वो कितनी होगी, 27.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कोलन, जो आपका है वो प्रमुख भाग है, किसका है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, गृहिणी का या श्वास नली का। तो जो आपका कोलन है आपका वो किसका है, वो बड़ी आंत का भाग है आपके। कोलन हो गया, सीकम हो गया, है ना, ये सब जो है आपके वो बड़ी आंत के भाग हैं। फिर नेक्स्ट है, और छोटी आंत के कौन से आपके, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, और क्या बोलते हैं इलियम है, ठीक है। ये सब जो तीनों है आपके वो छोटी आंत के हैं, और ये जो सीकम है, कोलन है, ये सब आपका जो है क्या है, बड़ी आंत के भाग है। फिर नेक्स्ट है यकृत, यानी कि लिवर में कितना पित्तरस यानी कि बाइल जूस जो है आपको कितना तैयार होता है, तो 500 से 600 ग्राम, 250 से 350 ग्राम, या 200 से 300 ग्राम, या 300 से 400 ग्राम। तो आपका जो पित्तरस यानी कि बाइल जूस होता है वो कितना तैयार होता है, 500 से 600 ग्राम जो है होता है, तैयार होता है। फिर है कि लार, यानी कि जो आपके सलाइवा है, तो सलाइवा में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका पीजीटी 2021 में, अभी जो पीजीटी 2021 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका, पीजीटी 2021 में, ठीक है। ये वाला एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें आंसर होगा 99.2%, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए वाला इसमें हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अंडवाहिनी की बात हो रही है, अंडवाहिनी की लंबाई होती है, ठीक है। तो अंडवाहिनी की लंबाई जो आपकी है वो 100 से 125 मिलीमीटर, या 150 से 175 मिलीमीटर, 125 से 150, या 140 से 180। तो अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है आपके वो 100 से 125 मिलीमीटर होती है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन हो जाता है 50 ग्राम से बढ़कर 950 ग्राम, 100 ग्राम से बढ़कर 950 ग्राम, 50 ग्राम से बढ़कर 1000 ग्राम तक, या 75 ग्राम से बढ़कर 900 ग्राम तक, ठीक है। तो जो वजन बढ़कर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 50 ग्राम से बढ़कर आपका 950 ग्राम तक हो जाता है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मूर्त विषयों की, सामान्य से अधिक विषयों की, अमूर्त विषयों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पिछड़े बालक है मतलब जो थोड़ा कह सकते हो आपकी स्लो लर्नर एक तरीके से कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि जिनको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिले पढ़ने के लिए, या जो थोड़ा देर से सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, उनके लिए कैसी आपकी कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए मूर्त विषयों का। देखिए मूर्त का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मूर्त का मतलब ये होता है जिन चीज़ों को हम देख कर या छू कर समझ सकें वो चीज़ें आपकी मूर्त होती हैं, ठीक है। और सामान्य से अधिक विषयों की ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अमूर्त विषयों का मतलब ये होता है जिनमें बच्चे को ज़्यादा रीजनिंग करनी पड़े, ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़े, मतलब वो अपने इमेजिनेशन से ही कुछ चीज़ें सीख जाए। तो जो बच्चे थोड़ा सा पिछड़े बालक होते हैं उनको चीज़ों को दिखा करके, उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल करा करके, लर्निंग बाय डूइंग करके आप उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप उनको बता रहे हैं कि कह सकते हो कि मान लो कुछ भी आप उनको टेबल सिखा रहे हैं या उनको आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो अगर आप उनको रटवाने से बेटर है कि आप उनको 10 सामान दे दो और आप उनको बोलो कि इनको काउंट करो, तो उनको ऐसे गिनती याद हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हो आपकी मूर्त तरीके से उनको देख करके छू करके उनको सिखाना आपको ज़रूरी है। फिर है आपका बाटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, इंडोनेशिया से, जापान से, रूस से, या यूरोप से। तो जो बाटिक शब्द है आपका वो कहाँ से लिया गया है,
इंडोनेशिया के जावा जगह से, जावा एक जगह है वहाँ से लिया गया, ठीक है। जावा आ जाए तब भी आपको सही आंसर करना है, और बाटिक है तो सॉरी इंडोनेशिया है तो आपका इंडोनेशिया करना ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है BVO, ठीक है। तो BVO जो आपका है वो क्या है, इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, या ब्रोमिनेटेड वर्जिन ऑयल है, ब्रोमीन वेजिटेबल ऑयल है, या ब्रोविएटेड वर्जिन ऑयल है। तो इसमें जो आपका ये ऑयल है वो कौन सा है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है, बहुत आसान है, नहीं बताना है, देखिए बिल्कुल सूती वस्त्रों पर मर्सराइजेशन का फिनिशिंग किया जाता है, ठीक है। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जक नहीं है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपके गुर्दे हैं, या आपकी त्वचा है, या आपका हृदय है, या बड़ी आंत है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो आपका हृदय है यानी कि जो हमारा हार्ट है वो एक उत्सर्जक अंग नहीं है, ठीक है। उत्सर्जक का मतलब क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी से बाहर निकालता हो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के रोगी के मूत्र में अधिकता होती है, शर्करा की, वसा की, लवण की, या प्रोटीन की। सबसे पहले जो बढ़ती है मतलब मूत्र में अधिकता होती है वो किसकी होती है, शर्करा की होती है, यानी ग्लूकोज की होती है। और ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अगर उनके जो भी डायबिटीज़ का मरीज है उसके जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है तो उस मतलब उस सिचुएशन में हम लोग उसको जो है ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ठीक है, यूरिन में जब ग्लूकोज पास होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन के असंतुलन से मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, यानी जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, डिस्फेजिया। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। और पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, बार बार यूरिन पास होना, ठीक है, यूरिया पॉलीयूरिया। ऐसे होता है आपका पॉलीफेगिया, बार बार भूख लगना, ठीक है। फिर हमारा है कि क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं वो कहाँ हानि पहुंचाते हैं, यकृत के तंतुओं को, आमाशय के तंतुओं को, छोटी आंत के तंतुओं को, या ग्रसनी के तंतुओं को। इसमें आंसर होगा हमारा यकृत के तंतुओं को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आंसर है कि भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया, नवंबर 1985 में, नवंबर 1980 में, 1990 में, 1995 में। तो ये जो शुरू किया गया आपका नवंबर 1985 में, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक उप स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्रों में स्थित होता है, 3000 की आबादी पर, 2000 की आबादी पर, 5000 की आबादी पर, 6000 की आबादी पर। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका 5000 की आबादी पर स्थित होता है, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मल्टीपर्पज फूड या MPF में मात्रा मतलब में होता है, क्या होता है जो मल्टीपर्पज फूड CFTRI के द्वारा दिया जाता है वो उसमें क्या होता है, 75% मूंगफली की खली एवं 25% भुने चने का आटा केवल मूंगफली की खली से बनाया जाता है, या 60% चने का आटा व 40% मूंगफली की खली, या केवल भुने चने के आटे से बनाया जाता है। ये जो मल्टीपर्पज फूड बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, 75% मूंगफली की खली व 25% भुने चने का आटा इसमें होता है, ठीक है। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद, यानी कि आपका CFTRI कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, CFTRI। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959। मार्कर बहुत मोटा है इसलिए बहुत अजीब तरीके से लिखा रहा है। नेक्स्ट है किस प्रकार के शिक्षण में दूसरे के अनुभव पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, या प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो दिया गया औपचारिक शिक्षा। आप लोग भी थोड़ा देखना कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर कुछ और होना चाहिए या कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो औपचारिक शिक्षा इन्होंने सही दिया है। दूसरे के अनुभव की बात हो रही है तो देखिए औपचारिक शिक्षा में होता क्या है कि हम एक फिक्स्ड करिकुलम पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें दी होती हैं और उसमें तो कह सकते हैं आप कि मान लीजिए कोई थ्योरी है या कुछ है, तो उसमें किसी दूसरे वैज्ञानिक की या दूसरे साइकोलॉजिस्ट की या किसी की भी हम दूसरे का ही पूरा बात व्यवहार या कह सकते दूसरे की ही विचारधारा हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर औपचारिक आंसर मुझे भी लग रहा है कि सही दिया है इन्होंने। बट अगर आपको कुछ और लग रहा है, आपने कहीं और कोई आंसर देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है किनके विचारानुसार कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसा है इन चारों में से जिनके विचार के अनुसार जो बौद्धिक श्रेष्ठता यानी कि जो इंटेलिजेंस एक होती है वो वंशानुक्रम न होकर के वातावरण है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है तो ये ऐसा मानते हैं, इन चारों में से कोई एक है वो ऐसा मानता है कि उस पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो उसकी जेनेटिक से नहीं आई है, वो बल्कि उस ऐसे वातावरण में वो रहा है, इस वजह से वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा मानते हैं। कि मतलब जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटरी नहीं है, वो क्या है, इन्वायरमेंट से उसने इतनी सारी अपनी एक अर्जित करी है, ठीक है। ये बात कौन मानता है, फ्रॉबेल है, पावलोव है, क्लार्क है, या कैंडोल है। इसमें आंसर जो आपका सी हो जाएगा। जो क्लार्क हैं वो ये बात मानते हैं कि वातावरण से व्यक्ति अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता को अर्जित करता है, ना कि जेनेटिक से, अपने मतलब अपने वंशानुक्रम से, ठीक है। फिर हमारा है कि कौन सा भोज्य पदार्थ
एगमार्क द्वारा श्रेणीकृत है। दालें हैं, तेल है, मक्खन है, उपर्युक्त सभी है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो सभी एगमार्क के द्वारा श्रेणीकृत की गई हैं। ठीक है। फिर है वसा के पाचन से बनता है, मतलब कि वसा जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको क्या बनता है, सबसे उसकी स्मॉल यूनिट क्या बनती है, अमीनो अम्ल बनता है, तो प्रोटीन का है। ग्लाइकोजन है, आपको पता ही है, जब ग्लूकोज लीवर में धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो स्टोर, मतलब ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म है ये आपका जो ग्लाइकोजन है। तो वसा के पाचन से आपका क्या बनता है, गिल्सॉल और वसी अम्ल बनते हैं, यानी कि गिल्सॉल और फैटी एसिड। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं, मिश्रित विधि, देसी विधि, रासायनिक, भौतिक। तो ये पता ही है कि रासायनिक विधि से नायलॉन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आंसर है, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसमें आंसर कंफ्यूजन करके दे रखा है इन्होंने, तो मैं अच्छे से देख करके आपको बताऊंगी। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरे देश में कब लागू किया गया, 1980, 1960, 1985, 1990। तो इसमें ए आंसर 1980 में लागू किया गया। ठीक है। ये आपका क्या है, IRDP है भाई, क्या है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया, तो ये कब, 1970, 1990, 1975, 1995। तो 1977 में आपके काम के बदले अनाज, ये वाला सरकार द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्षित वर्ग है 15 से 35 वर्ग, 15 से 25, 15 से 45 या 15 या 20 से 35। तो इसमें जो आपका इनके साक्षरता मिशन का जो लक्ष्य है, कौन से ग्रुप को लेते हैं, तो जो लोग 15 से 35 वर्ष के बीच हैं उनका ये टारगेट ग्रुप है उनका। ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं इसको अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जो ब्रूनर ग्लैंड होती है आपकी, वो पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है, अमाशय के, अग्नाशय के, यकृत के या पक्वाशय के। तो पक्वाशय आपका क्या है, डियोडिनम है, यकृत आपका लिवर है, अग्नाशय आपका पेनक्रियाज है, अमाशय आपका स्टमक है। तो जो आपकी ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है, पक्वाशय यानी कि डियोडिनम में। ठीक है, डियोडिनम की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और पक्वाशय आपका कहाँ का भाग है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका सबसे अपर पार्ट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके, एक सेकंड में पतला वाला ले लेती हूँ, ये देखिए। तो एक सेकंड, नहीं भाई रुको। तो इस तरीके से मान लीजिए, अब बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, ऐसे मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला सबसे ऊपर पार्ट, इसको डियोडिनम बोलेंगे, बीच वाला जो रहेगा इसको जेजुनम बोलते हैं, और जो नीचे वाला ये पार्ट है इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपकी, इस वाले पार्ट में आपकी जो डियोडिनम अरे सॉरी, ब्रूनर ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बीच वाला जेजुनम है। तो जेजुनम का जो काम होता है वो यही काम होता है कि वो आपके ये डियोडिनम यानी पक्वाशय और इलियम को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, ऑस्ट्रोमलेशिया की कमी से होता है, मतलब ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होता है, तो ये भी सबको पता है कि आपका कैल्शियम की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया आपका हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। सबको पता है 3 जोड़ी होती है। ठीक है, फिर है, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है, तो थायमिन, राइबोफ्लेविन, लौह तत्व, नियासिन। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, नियासिन की कमी से हो जाता है। 3D का फुल फॉर्म क्या है आपका, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। 4D के नाम से भी इसको जानते हैं। 3D आएगा तो सिर्फ इतना, डेथ नहीं, 3D वाले में डेथ को नहीं इंक्लूड करते हैं, 4D में डेथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस प्रकार के शिक्षण में समय की पाबंदी नहीं होती तथा पाठ्यक्रम लचीला होता है, औपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो सी आपका आंसर करेक्ट होगा, अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माध्यम से बालक अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब कुछ क्रिएटिविटी अगर उनके अंदर है तो उसको कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, नाटकीय खेलों द्वारा, हाव भाव द्वारा, सॉरी हास्य भाव द्वारा, या काल्पनिक साथियों के साथ या उनके द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो बच्चा अगर नाटक करके कुछ दिखा रहा है, खेल करके कुछ दिखा रहा है, हास्य भाव यानी कि आप कह सकते हो कोई जोक सुना रहा है या कोई भी चीज़ मतलब कर रहा है, या काल्पनिक साथी यानी कि अब उसके जो दोस्त हैं उनके साथ मिल करके कुछ अगर वो कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर कर सकता है, दिखा सकता है। डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, डी बन जा भाई, डी। फिर नेक्स्ट है, किस पॉट, अरे 2 बार हो गया भाई, ये भी आपका 2 बार हो गया क्या, कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, वेरी सॉरी। हम इसको कैंसिल कर दें तो बेटर होगा, ये आपका कैंसिल है। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल ही है, ये वाले को मैं अभी आपको बताऊंगी।
सामान्य स्वस्थ मनुष्य की धड़कन होती है? तो ये भी नहीं बताने की ज़रूरत है, आपको पता है। ठीक। मनुष्य की धड़कन पूछा 72 टाइम, अगर रेस्पिरेशन रेट पूछते तो हम लोग 12 से 16 या 12 से 18 बार बताते, ठीक है। और जो बच्चे सांस लेने के लिए वो होते हैं, वो कितने होते हैं, वो उनका 12 से 35 कह सकते हो आपके, 20 से 25, धीरे धीरे पहले 12 से 35 होता है, फिर धीरे धीरे 20 से 25 बार लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी 12 से 18 और 12 से 20 बार सांस लेने लग जाते हैं। मतलब ब्रीदिंग रेट उनका यही हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि ग्रीक भाषा में वृद्ध व्यक्ति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? जिरॉन का, फिरौन का, या टेरॉन का, या लॉगस का? तो जो जिरॉन शब्द है इसका यूज़ किया गया है, ठीक है, किसके लिए? ग्रीक भाषा में वृद्ध व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है पिकिंग क्या है? तो पिकिंग पूछ रहे हैं आपकी, ताने व बाने को आपस में जोड़ने की क्रिया है, या तंतु को रखने की वास्तविक प्रक्रिया है, या शेड में रखने की वास्तविक प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पिकिंग आपकी होती है वो ताने व बाने को आपस में जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको पिकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पूरे 60 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। और एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है मुझे आपको फिर से मुझे देख के बताना चाहिए, मैं उसको क्लियर करके तब आपको बताऊंगी। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। तो अभी एक क्वेश्चन इसमें बचा था, मतलब जिससे मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। और आप लोगों को भी अगर पता है तो भी आप लोग बताना। ऐसे हम लोग थोड़े और क्वेश्चन और करेंगे, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को वो मीडिया वाला, अरे मीडिया कह रही हूँ, जो ऑडियो वीडियो एड्स हैं उनका बहुत अच्छे से दे रखा है उसमें, तो मैं वो आप लोगों को करा देती हूँ एक दिन, ठीक है। बढ़िया उसमें दे रखा है, आप लोग उससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अपने। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अभी दूसरी क्लास में, मतलब दूसरी क्लास में मिलेंगे। और फिर आप लोग चलिए, थैंक यू सभी लोगों को। और आप लोग देखना वीडियो और करिएगा शेयर वेयर अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।